सभी विजेताओं को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन आप सभी लोग विजेता बनेंगे। बेटा कैसा लगा मेरा डायलॉग? तो आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट में लिखो, यदि आपको अच्छा नहीं लगा तो कमेंट में लिखो। तो जिन लोगों को भी अच्छा लगा होगा उन्हीं लोगों को अच्छा लगा होगा जिनको लगता है कि एक दिन वो विजेता अवश्य बन जाएंगे, और उन लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा जिन लोगों को लगता है कि वो विजेता नहीं बन पाएंगे। चलो कमेंट में लिखकर बताओ किसको अच्छा लगा और बुरा लगा। आगे चलते हैं बेटा। आज संविधान की क्लास में हम लोग कर रहे हैं संसद की प्रक्रिया क्लास 5। यदि आप हमारी क्लास पहली बार कर रहे हैं तो तुरंत हमारी पहली वाली 4-5 वीडियो जो संसद के बारे में उन्हें देख लें। यदि आप पूरा संविधान करना चाहते हैं तो हमारी वो वीडियोस देखें। हमने अपने चैनल पर नवनिर्माण एकेडमी पर वो सारी वीडियोस डाल रखी हैं, उन्हें देख लें। और आज की क्लास शुरू करते हैं बड़े प्यार के साथ। आप लेकर बैठिए पेन पेंसिल और सारी चीज़ों को 1 बाय 1 लिखते चले जाइए। आज की क्लास में पढ़ाई गई सारी चीज़ें 1 डे एग्जाम को कवर करेंगी। हमारी जितनी भी वीडियोज हैं उनके माध्यम से हम वो सारी सूचनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। जो सूचनाएं 1 डे एग्जाम में आती हैं, जो सारे प्रश्न 1 डे एग्जाम में आते हैं, वो सारे कवर किए जा रहे हैं निर्माण के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं हम 5वीं क्लास संसदीय प्रक्रियाओं की। देखिए संसदीय प्रक्रिया संख्या 5। तो आज हम संसदीय प्रक्रिया में करने वाले हैं समितियां। और समितियां कौन कौन सी होती हैं संसद में, और समितियों का क्या काम होता है संसद में, ये सारी बात करने वाले हैं। देखिए जो यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग आपको दिखाई दे रही होगी समितियां। तो देखिए संसद का काम होता है कानून बनाना, और संसद का काम होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। तो आप समझ लेना, लिख लेना अगर नहीं पता है तो। संसद का काम होता है कानून बनाना एवं कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। संसद अपने दोनों काम समितियों के माध्यम से करती है, इसलिए इन समितियों को लघु संसद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समितियों को कहते हैं लघु संसद। ये 1-2 बार परीक्षाओं में आ गया है, और यदि अब की बार पेपर में आया तो ये मत कहना कि दिनेश गौतम ने नहीं पढ़ाया, ये पेपर में जरूर आएगा। तो आप समझ लीजिए संसद के जो काम हैं, संसद जो काम करती है वो 2 तरीके के काम करती है। संसद 2 तरीके के काम करती है। एक विधायी कार्य होते हैं संसद के, और दूसरे होते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य। कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य कुछ पुराना रिवाइज हो गया है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है और विधायी कार्य करती है संसद। और ये दोनों ही प्रकार के कार्य संसद समितियों के माध्यम से करती है। बहुत सारी समितियां होती हैं संसद में, और इन समितियों को इसीलिए लघु संसद कहा जाता है। तो क्या कहते हैं समितियों को? लघु संसद कहते हैं समितियां, क्योंकि संसद के सारे कार्य समितियां करती हैं, इसलिए इनको लघु संसद कहा जाता है। अब बात आती है कि समितियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 118 क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि जो है संसद अपने कार्य करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन कर सकती है। तो अनुच्छेद 118 में संसद अपने कार्य करने के लिए नियम बना सकती है, और उन नियमों में वह समितियां बना सकती है। तो इसके आधार पर संसद समितियां बनाती है। यहां से आगे की बात करते हैं। कहां गया टेस्टर? यस, यहां से आगे की बात करते हैं। देखिए अब बात है समितियां कितने प्रकार की होती हैं। तो याद रखना है आपको, समितियों के 2 प्रकार होते हैं। समितियां होती हैं 2 प्रकार की। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं लिख देते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम बना देते हैं ताकि आप समझ पाओ। तो एक तो होती है स्थायी समिति, एक तो होती है स्थायी समिति। स्थायी समितियां होती हैं, स्थायी समितियां होती हैं। और दूसरी होती है तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियां 2 प्रकार की समितियां होती हैं, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियां। अब देखिए जो स्थायी समितियां होती हैं, ये जो स्थायी समितियां होती हैं
ये 1 साल के लिए बनती हैं। याद रखना है आपको, कितने समय के लिए बनती हैं ये? 1 साल इनका कार्यकाल होता है, प्रतिवर्ष इनका गठन होता है, और प्रतिवर्ष लिख लेना, प्रतिवर्ष गठन होता है इनका, प्रतिवर्ष गठन होता है, और नियमित समय पर ये बनती रहती हैं, नियमित समय पर ये बनती रहती हैं। ठीक है। जो तदर्थ समितियां होती हैं, इनका गठन आवश्यकता के अनुसार किया जाता है, जब आवश्यकता हो, जब आवश्यकता हो, आवश्यकता अनुसार इनका गठन किया जाता है। अर्थात इनकी तरह इन समितियों का जो गठन है वह गठन हर वर्ष नहीं होता है, नियमित अंतराल पर नहीं होता है। नाम से भी पता चल रहा होगा, स्थायी समितियां, इन्हें कभी कभी अस्थायी समितियां भी कह देते हैं, तदर्थ समितियों को। इनका जो गठन है वो आवश्यकता के जो नियमित समय अंतराल पर होता है, प्रतिवर्ष होता रहता है, और ये आवश्यकता के अनुसार इनका गठन होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ समितियां लिख देता हूँ ताकि आप इन्हें समझ पाओ। ये हम मिटा देते हैं और इसे भी मिटा देते हैं आप, ताकि समझ पाओ। तो स्थायी समितियों में एक तो होती है वित्तीय समिति, वित्तीय समितियां होती हैं, याद रखना है आपको, वित्तीय समितियां होती हैं, और विभागीय समितियां होती हैं, विभागीय समितियां होती हैं, तो ये विभाग से संबंधित होती हैं। जांच समितियां होती हैं, संसद में बहुत सारी जांच चलती रहती हैं, जांच समितियां होती हैं। सदन समितियां होती हैं, सदन समितियां। छानबीन समिति होती है, छानबीन समिति। सेवा समिति होती है। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया, इतनी सारी समितियां आपको पढ़नी नहीं है। यहां पर होती है प्रवर समिति, प्रवर समिति उदाहरण मैं बता रहा हूं, ये आवश्यक है, ये तो मैं बता दूंगा कौन कौन सी आपको पढ़नी है। और एक होती है संयुक्त प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति। यहां पर 2 प्रकार की समितियां ही आप पढ़ लीजिए, क्योंकि यही पेपर में आती हैं। देखिए यहां पर आपको केवल और केवल इनके बारे में पढ़ना है, वित्तीय समितियों के बारे में। ये मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया, अलग अलग समितियां होती हैं, और तदर्थ समितियां होती हैं प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति। अब याद रखिएगा, यहाँ पर आप देखिए ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर बोर्ड पर। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं। स्थायी समितियां यहाँ पर देखेंगे। देखिए स्थायी समिति और तदर्थ समिति, यहाँ तक की बात हो गई। स्थायी समिति क्यों होती है, तदर्थ समिति क्यों होती है, यहाँ से हम लोग बात शुरू करेंगे। अब तो मैंने बताया यही इंपॉर्टेंट है और ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, मिटा देते हैं इसको। देखिए तो अब हम अपनी हेडिंग डाल लेते हैं, वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियां, वित्तीय समितियां संसद में केवल 3 होती हैं। 3 वित्तीय समितियां हैं संसद में, 3 वित्तीय। पहली समिति है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन, प्राक्कलन समिति। दूसरी है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। और तीसरी है सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये नाम लिख लेना तीनों। इन चीजों को माइन्यूटली कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए और तीनों को माइन्यूटली लिखते रहिए। इन समितियों को जल्दी खत्म करते हैं। देखिए जरा गौर से, तो जो प्राक्कलन समिति होती है, प्राक्कलन समिति जो होती है, प्राक्कलन समिति का एक और नाम है एस्टीमेट समिति, एस्टीमेट कमेटी बोल सकते हैं आप इसे, एस्टीमेट समिति। एक यहाँ पर है लोक लेखा समिति, एक यहाँ पर है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो लोक लेखा समिति को कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और इसको कहते हैं पीएसयू कमेटी, पब्लिक सेक्टर यूनिट कमेटी,
PSU कमेटी, COMMITTEE, पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं इसे, ठीक है। अब गौर यहाँ पे जो असली बात है, एक और बात आती है, इसमें जो है सदस्यों की संख्या होती है 30। इस समिति में सदस्यों की संख्या होती है 30, इस समिति में सदस्यों की संख्या होती है 22 और इस समिति में भी सदस्यों की संख्या होती है 22। ये बात आपको याद रखनी है, इसमें 30, इसमें 22, इसमें 22। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जो वित्तीय समितियां होती हैं, वित्तीय समितियों में सबसे बड़ी जो समिति होती है वो एस्टिमेट समिति होती है, अर्थात जिसे कहते हैं प्राक्कलन समिति। दूसरी समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी और तीसरी PSU कमेटी। इन दोनों में 22 सदस्य, इन दोनों में 22 सदस्य होते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे एक और बात गौरतलब है कि इसके जो सभी सदस्य होते हैं, ये सब सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं प्राक्कलन समिति में। इसमें 2 हेड होते हैं, 15 और 7। तो 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। इसमें भी 15 और 7 होता है, ये 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और ये 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। ये सदस्यों का डिवाइडेशन है जो मैंने बताया है, इसको याद कर लेना। यहाँ पर मैं आपको ये और बता देता हूँ कि पेपर में कई बार ऐसा आया है कि निम्न में से कौन सी समिति ऐसी है जो सबसे बड़ी है, तो उत्तर होगा प्राक्कलन समिति। दूसरी बात है कि कौन सी ऐसी समिति है जो केवल लोकसभा की समिति है, तो याद रखना है प्राक्कलन समिति ये सबसे बड़ी समिति है और ये इसके सारे सदस्य लोकसभा के होते हैं। इन दोनों समितियों में लोकसभा के भी सदस्य होते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं, लेकिन लोकसभा के सदस्य 15 होते हैं, राज्यसभा के सदस्य 7 होते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इन्हें खत्म करते हैं जल्दी। अगली जो हेडिंग अब हम डालना चाह रहे हैं वो डालना चाह रहे हैं प्राक्कलन समिति। समझने का प्रयास करिएगा, प्राक्कलन, तो मैंने इंग्लिश वगैरह सब बता दिया इसका, प्राक्कलन समिति। तो 1 by 1 में पॉइंटेड फॉर्म में आप लिख लेना, तभी याद हो पाएगा। 1 by 1 में सारी चीजें आप लोगों को इसमें बता रहा हूँ। प्राक्कलन समिति को कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। तो पहला समझ लेना, केवल लोकसभा की है, केवल लोकसभा के सदस्य, केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं इसमें। ये तो कई बार पेपर में आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा निशान लगा दिया, जहाँ जहाँ ऐसा निशान लगाऊंगा वो पेपर में आया होगा। सदस्यों की संख्या, सदस्य कितने होते हैं इसमें? सदस्यों की संख्या होती है 30। अगली बात, सदस्यों का चुनाव होता है। सभी सदस्य जो है इन सदस्यों का चुनाव होता है। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, तीनों समितियों में सदस्यों का चुनाव होता है और तीनों समितियों में सदस्यों का चुनाव एक ही विधि से होता है। तो याद रखना है, इसमें सदस्यों का चुनाव होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति अपनाई जाती है चुनाव में। तो किस आधार पर होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है चुनाव। सभी सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, क्योंकि सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। तो इनकी वोटिंग में केवल लोकसभा के सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। बात खत्म, करेक्ट। इसके बाद अगली जो चीज इसके बारे में लिखनी है कि मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य इसमें नहीं होता। इसमें मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है, याद रखना है, मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है। मैंने यहाँ पर फिर से ये बना दिया है, ये पेपर में आया है, क्या मंत्री परिषद का सदस्य होता है या कितने होते हैं, इसे क्या कहते हैं। और एक नाम और है इसका, स्थायी मित व्ययता, स्थायी मित व्ययता समिति भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये सरकार स्थायी मित व्ययता समिति भी कहा जाता है। इसको मैं
गोले में कर देता हूँ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ऐसी चीजें। स्थायी वित्त व्ययता समिति भी कहते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है? इसका जो काम है वो बेसिकली बजट के बारे में है। तो इसका जो काम है वो बजट के विषय में है, और बजट पेश होने के बाद ही बजट के बारे में, बजट पेश होने के बाद ही इसको बनाया जाता है। हमेशा जब बजट पेश हो जाता है तो बजट पास जब हो जाता है उसके बाद इसे बनाया जाता है। तो बजट का बजट, ठीक है। और क्या है इसका काम? प्रशासन में कुशलता लाना है, प्रशासन में कुशलता लाना। और इसका काम क्या है? खर्च की जांच करना। बजट में जो खर्च होता है, बजट में जो खर्च होता है, खर्च की जांच करना इसका काम है। बात खत्म हो गई, इतना ही समझना है। सब कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है, सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। इसे मिटा देते हैं क्योंकि काम को खत्म करना है जल्दी, और तुमको भी नौकरी लगाना होगा जल्दी। जिसको जल्दी से नौकरी लगानी है वो कमेंट में लिख कर भेजिए, मुझे जल्दी से नौकरी लगानी है। जिसको देर में नौकरी लगानी है वो भी लिख कर भेजिए, नौकरी देर में लगानी है। और जिसको लग रहा है कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी वो भी लिख कर भेजिए कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी। चलो, यहाँ पर आया था एक मंत्रिपरिषद, तो लिख कर भेजिएगा कि मंत्रिपरिषद कौन से अनुच्छेद में दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं, हमारी हो गई लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति खत्म हो गई। अब हम लोग करते हैं लोक लेखा समिति। देखिए, ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं, लोक लेखा समिति। याद रखना है, नाम मैं लिख चुका हूं। पहली बार सदस्य 22 में भी 2 हेड बनाने। लोकसभा से कितने सदस्य? 15। राज्यसभा से कितने सदस्य? 7। सबका क्या होता है? चुनाव होता है। कैसे चुनाव होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एवं एकल संक्रमण की मत प्रणाली के द्वारा, जैसा कि मैंने प्राक्कलन समिति में लिखवाया। याद रखना है, ये याद रखना है कि 15 सदस्यों का चुनाव लोकसभा में होता है तथा 7 सदस्यों का चुनाव राज्यसभा में होता है। जो 7 सदस्य आते हैं उनका चुनाव राज्यसभा से होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर लोकसभा में यहाँ इनका अलग होता है, राज्यसभा में इनका अलग होता है। याद रखना है, सबका चुनाव होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति होती है। कौन करता है इसकी नियुक्ति? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं इसकी नियुक्ति। तो अगर आप क्लासेस पहले से पूरी कर रहे हैं तो लिख के भेजना लोकसभा का अध्यक्ष कौन से अनुच्छेद में दिया है, ठीक है, नियुक्ति। और कौन होता है ये अध्यक्ष? कौन होता है? अध्यक्ष जो होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो जनरली विपक्षी दल का नेता होता है। विपक्षी दल का नेता होता है, याद रखना है। विपक्षी दल के नेता को इसमें लोकसभा के अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। ये सबसे पुरानी समिति है। इसका गठन 1921 में हुआ था। ये सबसे पुरानी समिति है। 1921 में इसका गठन हुआ था। ये कई बार पेपरों में आया है। सबसे पुरानी समिति कौन सी है? 1919 के अधिनियम के आधार पर अंग्रेजों ने 1919 के अधिनियम में ये लिखकर भेजा था लिखा था कि एक लोक लेखा समिति का गठन किया जाएगा। भारत में पहली बार 1921 में अंग्रेजों ने इसका गठन किया था, और ये सबसे पुरानी समिति है। इसका काम क्या है? इसका कार्य और लिख लेते हैं। इसका जो कार्य है, इसका कार्य है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है, की रिपोर्ट की जांच, याद रखना है आपको। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यहां से प्रश्न बनता है। रिपोर्ट की जांच और ये मित व्ययता को रोकती है। मित व्ययता का मतलब होता है मित व्ययता का मतलब होता है सरकार के द्वारा जो फालतू खर्चा होता है उसको इस समिति के द्वारा रोका जाता है। ये क्योंकि प्राक्कलन समिति के साथ मिलकर काम करती है, इसलिए ये प्राक्कलन समिति की बहन कहलाती है। ये भी पेपर में आया है। प्राक्कलन समिति की बहन कौन सी समिति कहलाती है? लोक लेखा समिति, मित व्ययता समिति कहते हैं। ये जो
लोग जो सीएजी होता है, सीएजी मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का मित्र कहलाती है, का मित्र। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का मित्र और पथ प्रदर्शक कौन कहलाती है? मित्र एवं प्रदर्शक दोनों कहलाती है ये समिति। बात खत्म। सार्वजनिक उपक्रम समिति की बात करते हैं। इसमें 22 याद रखना है आपको। ये सारी रिपोर्ट्स मैंने लिख दी हैं, आप अच्छी तरीके से लिख के इनको याद कर लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, सार्वजनिक उपक्रम समिति का मतलब है सार्वजनिक उपक्रम वो होते हैं जो सरकारी कंपनियां होती हैं, उन सरकारी कंपनियों को कैसे चलाया जाएगा, उसमें क्या क्या काम होगा, कैसे उनके काम किए जा रहे हैं, इसलिए सार्वजनिक उपक्रम समितियां बनाई जाती हैं। मैं लिख देता हूं सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक, ऐसा ही लिख लेना, ये छोटी है, सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति में देखिए सदस्य, कितने सदस्य होते हैं? 22। लोकसभा के कितने होते हैं? लोकसभा के 15। राज्यसभा के कितने होते हैं? राज्यसभा के 7। इन सब का चुनाव होता है, याद रखना है, चुनाव होता है। और चुनाव कैसे होता है? मैंने 2 हेड्स बनवाए। इनका जो चुनाव होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, याद रखना, आप लिख लेना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, तीनों समितियों में एक ही प्रकार से सदस्यों का चुनाव किया जाता है। बस इतना है कि जो 15 सदस्य होते हैं, इनका चुनाव लोकसभा में होता है और इनका जो चुनाव है वो राज्यसभा में होता है। इस समिति के अध्यक्ष का भी नियुक्ति, इस समिति का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति होती है। और बात है उसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष उसकी नियुक्ति करते हैं। इसका काम क्या होता है? सार्वजनिक उपक्रमों का काम धंधा कैसे चल रहा है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का काम धंधा कैसे चल रहा है, ये इसका काम होता है। ठीक है, एक चीज और लिखना है जो पेपरों में आती है कि तीनों समितियां मिलकर, तीनों समितियां मिलकर सरकार के मित व्यय को रोकती हैं। मित व्यय का मतलब होता है जो फिजूल खर्ची होती है उस पर लगाम लगाने का काम करती हैं ये समितियां। तो हो गई वित्तीय समितियां। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, आप अच्छी तरह नोट्स बना रहे होंगे और इन वीडियोस का आप एक दिन लाभ अवश्य उठाएंगे और याद कर रहे होंगे। अब बात करते हैं प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति। बस सिंपल, वीडियो खत्म होने वाला है। तो तदर्थ समितियां जो होती हैं, हमने जो लिखा था बाद में, अब बात आ गई है तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियां भी कई होती हैं, लेकिन हमको केवल 2 समितियों का अध्ययन करना है। एक है प्रवर समिति। तो प्रवर समिति क्या होती है, याद रखना है। प्रवर समिति, प्रवर समिति जो होती है, प्रवर समिति का ये काम होता है कि जो विधेयक है, जो विधेयक विधि बनाने के लिए लाया गया है, विधेयक पर विचार करना, विधेयक पर विचार करना। तो आप याद रखना कि विधेयक यदि लोकसभा में पेश किया जाता है तो लोकसभा अपनी प्रवर समिति बनाएगी, राज्यसभा में पेश किया जाता है तो राज्यसभा अपनी प्रवर समिति बनाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। लोकसभा अपनी प्रवर समिति अलग बनाएगी, राज्यसभा अपनी प्रवर समिति अलग बनाएगी। काम क्या होगा? विधेयक पर विचार करना। तो यदि आपने हमारी पहली वीडियोज कर रखी है तो वीडियोज को पॉज करिए और लिखकर भेजिए कि विधेयक क्या होता है, अंग्रेजी में विधेयक को क्या कहते हैं और विधेयक की परिभाषा क्या है। दूसरी बात, जो दूसरी समिति है वो है संयुक्त प्रवर समिति। कितना आसान है, देखो, संयुक्त प्रवर समिति। तो संयुक्त प्रवर समिति गौर करना है, इसका काम क्या होता है? काम वही होता है जो प्रवर समिति का होता है। ठीक है, विधेयक पर विचार करना, यही प्रवर समिति का होता है, विधेयक पर विचार करना। विधेयक पर विचार करना प्रवर समिति का काम होता है। अब ये संयुक्त प्रवर समिति क्यों होती है? जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर एक समिति बनाएं विधेयक पर विचार करने के लिए,
तो वह समिति संयुक्त प्रवर समिति कहलाएगी। तो याद रखना है अंतर कितना है। प्रवर समिति तो संसद का एक सदन ही बनाता है, लोकसभा बनाए या राज्यसभा बनाए, काम वही होगा विधेयक पर विचार करना। लेकिन जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर एक समिति बनाते हैं तो तब वह संयुक्त प्रवर समिति की श्रेणी में आ जाती है और ये तदर्थ समितियां होती हैं। उम्मीद है यहाँ तक की क्लास आपको ठीक से समझ में आ गई होगी, आपने ठीक से नोट्स बनाए होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। आप मेरी प्रार्थनाओं में हैं, हम चाहते हैं कि आप एक दिन विजेता अवश्य बने। तो मैंने जैसा प्रारंभ में कहा था, हर व्यक्ति विजेता बन सकता है, हर व्यक्ति एक दिन निश्चित रूप से विजेता बनेगा यदि उसे अपने कर्मों में यकीन है, यदि वह रोज पढ़ता है, यदि वह थोड़ा थोड़ा काम रोज करता है, यदि वह अनुशासन में रहता है, यदि वह डेडिकेशन से पढ़ता है, यदि वह डिसिप्लिन का पालन करता है, यदि वह रोज के गोल रोज पूरा करता है, तो वह रोज अवश्य हमें हर हालत में विजेता बनेगा। आप हमारी प्रार्थनाएं में हैं मित्रों। यदि आपको हमारी वीडियोस फायदा पहुंचा रही हैं तो हमारी प्रार्थना ये और है आपसे कि आप हमारी वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने जानने वालों तक, अपने चाहने वालों तक हमारी वीडियोस को पहुंचाइए। एक बार नोट्स बना के इनको पढ़कर देखिए, इनमें कितना अच्छा और सटीकता के साथ मटेरियल हमने डाल रखा है। अंतिम बात कहता हूँ, धन्यवाद।